बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, महफूज होंगे। नाजरीन, जो लोग मेरे चैनल को बाकायदगी से फ़ॉलो करते हैं उनके लिए डॉक्टर सैरिश गुल का नाम नया नहीं है, वो उनके लिए किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। और जो लोग नए मेरे चैनल पे आए हैं या वो पहली वीडियो देख रहे हैं, उनको मैं ज़रा बता दूँ कि स्पेन में पहले ही पाकिस्तानी डॉक्टर चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर सैरिश गुल हैं, जो कि जिनसे हमने पहले भी बहुत दफ़ा बात की है। इंशाल्लाह वो जो बहुत कोऑपरेटिव हैं। तो पिछले दिनों मैंने एक पोस्ट शेयर की जिसमें मैंने ये कहा कि क्योंकि लॉकडाउन की सूरत हाल है, डॉक्टर्स जो वो नहीं, स्पेशली बच्चों के डॉक्टर्स जो हैं वो नहीं ऑन ड्यूटी, और इसके अलावा बच्चों को हॉस्पिटल्स में लेके जाना सेफ़ नहीं था, क्योंकि वबा की वजह से हॉस्पिटल्स का जो वहाँ पे की हवा थी, वहाँ की जो आबो हवा थी, वो थोड़ी सी हो सकती थी बच्चों के लिए ख़तरनाक। तो काफ़ी ज़्यादा जो माएँ हैं, ख़ास तौर पे जो माएँ होती हैं पहले बच्चे की, जिनका पहला बच्चा होता है, वो बहुत फ़िक्रमंद हो जाती हैं। वो छोटी-छोटी बातों के लिए डॉक्टर से रुजू करती हैं, और क्योंकि डॉक्टर्स तो ड्यूटी पे थे नहीं, तो मैंने डॉक्टर सैरिश गुल के साथ एक सेशन प्लान किया जिसमें आप सब लोगों के जो सवालात हैं, जो उनके ज़हनों में हैं अपने बच्चों के हवाले से, बच्चों की सेहत के हवाले से, वो हमने डॉक्टर सैरिश गुल से पूछे। तो आप सब लोगों ने बहुत से सवालात भेजे अपने बच्चों की जो सेहत के हवाले से। उनमें से कुछ ऐसे सवालात थे जो रिपीट हुए थे, तो मैंने कोशिश की है कि उन सवालात को एक ही दफ़ा एक सवाल बना के डॉक्टर सैरिश से पूछ लिया जाए। और कुछ मदर्स ने स्पेसिफ़िक अपने बच्चों का बता के उनकी डिज़ीज़ और सिम्टम्स बता के बातें पूछी थी। तो वो सारे सवालात मैंने उनको भेज दिए थे। उन्होंने अपने जवाबात जो है वो आप सब लोगों के लिए भेजे हैं। तो आप लोग वीडियो को गौर से देखें, और जिन लोगों ने सवालात नहीं पूछे थे वो भी ये वीडियो गौर से देखें। उनके बच्चों के लिए, अगर उनके इर्द गिर्द उनकी फैमिली में, उनके घर में कोई बच्चा है और उसको अल्लाह ना करे इस किस्म का कोई इशू है, कोई बीमारी है, तो वो उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर सैरिश गुल का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जो अपनी मसरूफ़ियात में से वक़्त निकाल कर हमेशा हमारे लिए मौजूद होती हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो ज़रा ये बताएं मुझे कि ये जो हमारी पाकिस्तानी माएँ काफ़ी वहमी होती हैं अपने बच्चों के हवाले से, तो क्या ये वहमी होना सिर्फ़ हमारा ही मिजाज है या स्पेनिश माएँ भी वहमी हैं? और आप तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखती हैं स्पेनिश पेशेंट्स को, स्पेनिश बच्चों को, तो क्या ख़्याल है आपका इस बारे में? ये बता दें कि ठोस ग़िज़ा का आगाज़ करने की बेहतरीन उम्र क्या है? फ़ायज़ा अली साहिबा ने 2 सवालात भेजे हैं। एक तो ये है कि 4 मंथ्स में सॉफ्ट फूड स्टार्ट करवा सकते हैं या नहीं? काफ़ी लोगों ने ये सवाल पूछा है कि हम बच्चे को ठोस ग़िज़ा किस उम्र में स्टार्ट कर सकते हैं? और काफ़ी लोग कहते हैं कि बच्चों को जो वो पुश्त पर सुलाएं, उनको उल्टा मत सुलाएं उनको। तो क्या ये पुश्त पर सुलाना और उल्टा सुलाना ये कोई मैटर करता है बच्चों के लिए? और उनको किस करवट सही सुलाना, जो बिल्कुल छोटे न्यू बॉर्न बेबी हैं उनको किस करवट सुलाना बेहतरीन है? आमना इश्तियाक साहिबा पूछ रही हैं, वाई शुड अ बेबी स्लीप ऑन देयर बैक? और ये भी बड़ा एक अहम सवाल है, जो कि काफ़ी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी पूछा जाता है, डिस्कस किया जाता है, कि जो हमारी बड़ी बूढ़ियाँ हैं पाकिस्तान में, स्पेशली जो बच्चे की नानी दादी, वो डायपर्स के इस्तेमाल पर थोड़ी सी मनफी राय रखती हैं कि स्किन पर रैश हो जाएगी, दाने वगैरह निकल आएंगे। तो आपकी क्या राय है? इनकी तसल्ली के लिए ज़रा बता दें, स्पेन की डॉक्टर्स जो हैं वो क्या राय रखते हैं इस बारे में? अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले पॉक मोम इन स्पेन का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि उन्होंने इस सेशन का एहतमाम किया, और आप सब लोगों का भी, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रिसीव हुए हैं। इंशाल्लाह आज के सेशन में मैं उन तमाम क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करूँगी। जैसे कि पॉक मोम इन स्पेन ने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि हमारे यहाँ पाकिस्तानी जो माएँ हैं वो बहुत ज़्यादा वहमी होती हैं, और हमारी सोसाइटी भी में ऐसी चीज़ें शामिल हैं जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस वहम की तरफ ले जाएं। तो यहाँ जो स्पेनिश मदर्स हैं वो भी कुछ इससे ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। स्पेनिश मदर्स भी वहमी होती हैं। मेरा ख्याल है कि तमाम माएँ जो हैं पूरी दुनिया में कहीं पे भी हों, अपने बच्चों की हेल्थ के बारे में कंसर्न होती हैं, तो इस वजह से थोड़ा बहुत वहम उनमें आ ही जाता है।
तो मदर्स मेरा ख्याल है दुनिया में कहीं पे भी हैं, उनका रवैया अपने बच्चों की तरफ, उनकी हेल्थ की तरफ, उनकी फ़िक्र जो है वो कहीं पे भी हो, वो एक दूसरे से मिलती जुलती ही आदत होती हैं। जहाँ तक आपका सवाल है कि कॉम्प्लीमेंट्री फूड जो है वो बच्चों में कब उसका आगाज़ करना चाहिए, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और तमाम जो पीडियाट्रिक सोसाइटीज़ हैं उनका इसी बात पे मुत्तफिक हैं कि 6 मंथ्स से कॉम्प्लीमेंट्री फूड जो है उसको आप स्टार्ट कर सकते हैं। उससे पहले बच्चा अगर फॉर्मूला मिल्क पे है या ब्रेस्ट मिल्क पे है तो फूड जो एज मिल्क एज अ फूड 6 मंथ्स तक सफिशेंट होता है। सेकंड क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि बच्चों को अपनी पुश्त पर सुलाना क्यों ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि एक सिंड्रोम है जिसका नाम है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, कि अगर बच्चे को हम अपनी उसकी बैक पे या उसकी पुश्त पे नहीं लिटाते, उसको सीधा उसको उल्टा लिटाते हैं, तो उसमें बच्चे की अचानक मौत वाक़ होने का एक खदशा होता है। क्यों? इस वजह से कि बच्चे की जो सांस की नाली होती है उस छोटी उम्र में बहुत उसका जो डायमीटर बहुत कम होता है। इस वजह से बच्चे का सांस बंद होने का, उसका ब्लड प्रेशर अचानक डिक्रीज़ और हार्ट बीट बंद होने का बहुत बड़ा जो है वो खदशा होता है। इसकी वजह से बच्चों को कभी भी उल्टा नहीं लेटाना चाहिए। एक 2 साल के बाद जब बच्चा अपनी नेक मूवमेंट कंट्रोल कर सकता है, अपनी बॉडी की ज़्यादातर मूवमेंट्स कंट्रोल कर पाता है, तो बच्चा उल्टा सो सकता है। लेकिन उससे पहले बिल्कुल भी बच्चे को उल्टा जो है वो नहीं लिटाना चाहिए और हमेशा उसकी पुश्त पे यानी कि मुंह जो है उसका ऊपर की तरफ हो तो ही लिटाना चाहिए। और साइड वाइज भी बच्चे को आप छोटी उम्र में कोशिश करें कि कम लिटाएं और आसपास उसके जो खिलौने या कुछ ऐसी चीज़ जो उसके मुंह को सांस लेने में दुश्वारी हो वो भी बच्चे के झूले या बेड में नहीं रखनी चाहिए। उसके अलावा ये बहुत ज़्यादा पेरेंट्स को कंसर्न होता है नैपी रैश। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, खासतौर पे जो बच्चे गर्मियों में पैदा होते हैं उनमें नैपी रैश का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो ज़ाहिर बात है पैम्पर्स तो फिर आजकल की ज़रूरत है वो अपने यूज़ करने हैं, तो सारे बच्चों को नैपी रैश नहीं होता। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप वक्तन फ़वक्तन एवरी 2 आवर्स या बच्चे का नैपी जो है वो चेंज करते रहें और नैपी रैश क्रीम शुरू से इस्तेमाल करें। ये तब नैपी रैश क्रीम ज़रूरी नहीं कि आप उस वक़्त यूज़ करें जब रैश बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, बल्कि आप शुरू से ही बच्चे की अगर स्किन को आप प्रॉपर्ली हाइड्रेट रखेंगे तो रैश होने का खदशा कम से कम होता है। हमारे एक व्यूवर नवीद गुज्जर ने पूछा है कि बच्चों को बाल जड़ क्यों होता है और इसकी क्या वजूहात हैं, इसका क्या इलाज है। बच्चों के बाल झड़ने के क्या वजह है? बच्चों के जो बाल झड़ने जो बैडनेस है वो स्कूल गोइंग बच्चों में होती है। जैसे 5 6 7 ईयर्स में ये जो बाल झड़ने का जो सिलसिला है कुछ बच्चों में ज़्यादा हो जाता है। उसकी वजह ये है कि ये कंटेजियस डिजीज़ है, फंगल कंटेजियस डिजीज़ है। एक बच्चे से फंगस दूसरे बच्चे को आराम से बाल एरिया में सेंटर में उसकी इन्फेक्शन की वजह से बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। इसका ट्रीटमेंट तो बहुत सिंपल है, आप कोई भी एंटी फंगल क्रीम आप फार्मेसी से ले सकते हैं या एंटी फंगल शैम्पूज़ भी मिलते हैं जो मिनिमम आपने 8 वीक्स तक इस्तेमाल करने होते हैं। तो जिसके बाद ये इन्फेक्शन जो है वो ख़त्म हो जाता है और बाल दोबारा अपनी जिस जगह से बालों का झड़ना शुरू हो जाता है, जब वो इन्फेक्शन ख़त्म होगा तो बाल भी अपनी जगह पर वापस उगना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जब तक फंगल इन्फेक्शन एक्टिव रहेगा बच्चे के बाल ना तो उस जगह पे दोबारा आएंगे और वो जो गंजापन है वो भी बरकरार रहेगा। कई बच्चे बहुत देर से बातें करना शुरू करते हैं, लेकिन हमारे मुआशरे की जानब से एक अजीब सा दबाव या मनफी रवैया सामने आने लगता है कि आपका बच्चा तो बोलता नहीं, आपका बच्चा क्यों नहीं बोलता, उसको ये नुस्खा करें, उसका वो ये वजीफ़ा पढ़े, उसको फ़लाँ डॉक्टर को दिखाएं। तो माएँ ऐसी सूरत में मनफी बातों को सुनती हैं और काफ़ी परेशान भी हो जाती हैं। तो सवाल ये है कि एक नॉर्मल सूरत हाल क्या हो सकती है, क्या अलामात हूँ तो माँ बाप को फ़िक्रमंद होना चाहिए, और क्या चीज़ बिल्कुल नॉर्मल है कि हर बच्चे की एक अपनी रफ़्तार है, वक्त है जिसके मुताबिक वो हर चीज़ सीखेगा। आप तो डॉक्टर, आप इस पर ज़रा रोशनी डाल दें हमारे व्यूअर्स के लिए। और कई बच्चे एक्टिव होते हैं, कई बहुत दुबले होते हैं और माएँ फ़िक्रमंद रहती हैं कि ये कमज़ोर है, ये खाता कुछ नहीं। तो इस पर भी ज़रा माँओं को थोड़ी सी आगाही दे दें।
तो जैसे आपने बताया पॉक मोमेंट्स में अपना बहुत अच्छा आपने इंट्रोडक्शन दिया है, तो तकरीबन तो आप जो अब सवालात के जवाब हैं वो आपकी इंट्रोडक्शन में ही उसका जवाब मौजूद है कि कुछ बच्चे जो है वो लेट बातें करना शुरू करते हैं, कुछ बच्चे लेट चलना शुरू करते हैं। तो क्या ये बच्चा जो पहले बात कर रहा है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, या जो बच्चा बाद में बात कर रहा है वो कम इंटेलिजेंट है, या जिसने पहले चलना शुरू कर दिया है वो स्पोर्ट्समैन बनेगा और जिसने बाद में चलना शुरू किया है वो इतना बच्चा एक्टिव नहीं है। तो ये तो सारे हमारे जो हैं वो हमारी सोसाइटी में एक शुरू से एक मफरूज़ात और सुनी सुनाई बातें जो हैं हम उन पे यकीन करते हैं और इस तरह ही चलता आ रहा है। तो ये इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। हर बच्चे का जो बायोलॉजिकल क्लॉक, जो उसकी इंटरनल उसकी जो सिस्टम है, वो एक बच्चे का दूसरे बच्चे से बिल्कुल डिफरेंट है। हर बच्चा अपने एनवायरनमेंट से, अपने घर के माहौल से, अपनी जो आसपास की जो उसके मुशाहिदे होते हैं उनसे सीखता है, और उसका जो उसका रिएक्शन है वो हर बच्चे का भी मुख्तलिफ होता है। जो बच्चों की एज है चलने की वो नॉर्मल है कि वो बच्चे कुछ 10 महीने में भी चलना शुरू कर देते हैं, कुछ 15 महीने, कुछ 18 महीने में भी चलते हैं। तो ये वेरी करता है हर बच्चे पे। कुछ बच्चे पहले बोलते हैं और बाद में चलना शुरू करते हैं। कुछ बच्चे, ये थोड़ा इनफ्रिक्वेंट है कि कुछ बच्चे बोलना भी जल्दी शुरू कर दें और चलना भी जल्दी शुरू कर दें। जो बच्चे पहले बोलते हैं वो बाद में चलना शुरू करते हैं, और कुछ बच्चे जो पहले चलना शुरू कर देते हैं जो पहले बोलना शुरू कर देते हैं वो बाद में चलते हैं। इसलिए ये हर बच्चे का जो इंटरनल सिस्टम है वो डिफरेंटली डिज़ाइंड है, और उसमें नॉर्मल कुछ भी नहीं है। हर बच्चा जो है वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही जो एक्सटर्नल स्टिमुलस हैं उनको रिस्पॉन्ड करता है। जहाँ तक बात है कि हमें फ़िक्रमंद कब होना चाहिए, फ़िक्रमंद हमें जो स्पीच डिले है वो स्पीच डिले हम ऐसे एकदम नहीं हम डायग्नोस कर सकते। तो कुछ बच्चे 2-2.5 साल में भी बोलना शुरू करते हैं। तो जो स्पीच डिले है उसका डायग्नोस बच्चे का बहुत सी चीज़ें देखी जाती हैं कि बच्चा अगर बोल नहीं रहा लेकिन बात को समझ रहा है, पेरेंट्स की बात को अगर प्रॉपरली वर्ड्स नहीं यूज़ कर रहा तो क्या वो अपनी बात समझा पा रहा है, बाकी दूसरी एक्टिविटीज़ उसकी कैसी हैं, यानी कि वो क्रिएटिव है या नहीं, बच्चे का मुशाहिदा कैसा है, ये सब चीज़ें जो हैं वो शामिल होती हैं। और स्पीच डिले एक बहुत मुश्किल डायग्नोस है जो एकदम सिर्फ इस बात पे कि बच्चा बोल नहीं रहा या उसने ठहर के बोलना शुरू किया है, तो स्पीच डिले इस तरह डायग्नोस नहीं हो जाता। मुझे एक क्वेश्चन ये भी रिसीव हुआ था कि यहाँ पर स्पेन में ज़ाहिर है कि घरों की कुछ जो पाकिस्तान में उनके घर से डिफरेंट होते हैं, हमारे घर यहाँ पर स्पेन में पाकिस्तान की निस्बत ऑब्वियसली छोटे हैं। तो कुछ पेरेंट्स जो हैं, जो मदर्स हैं, वो इस बात में वरीड होती हैं कि हम यहाँ पे वॉकर्स नहीं यूज़ कर सकते। पाकिस्तान में सेन में आप बच्चे को वॉकर में डाल देते हैं वहाँ पे घंटे घंटों के लिए, और कभी कभी इससे भी ज़्यादा, ताकि बच्चे जो है वो जल्दी चलना शुरू करें। तो वॉकर का जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। कनाडा और अमेरिका में इस चीज़ को बैन कर दिया गया, और स्पेन में वॉकर आप यूज़ नहीं कर पा रही। तो आप इस वजह से परेशान है कि बच्चे ने शायद इस वजह से बाद में वो चलना शुरू किया, क्योंकि उसको आपने वॉकर में नहीं डाला। पाकिस्तान में होता तो अगर आप वॉकर यूज़ करती तो वो बच्चा पहले चलना शुरू कर देता। ये एक बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। अमेरिका और कनाडा में इस वॉकर्स को क्यों बैन किया गया है? क्योंकि वॉकर्स जो हैं वो बहुत डेंजरस हैं। क्यों डेंजरस हैं? क्योंकि बच्चा जो है उस जो आप ज़बरदस्ती उसको वॉकर, क्योंकि उसकी बनावट इस तरह होती है कि बच्चे को आप ज़बरदस्ती उसमें खड़ा कर देते हैं। बच्चा अभी अपना वज़न संभाल नहीं सकता, लेकिन वॉकर की बनावट की वजह से बच्चा उसमें ज़बरदस्ती खड़ा होता है। तो उसकी रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड पर मुसलसल एक प्रेशर पड़ता रहता है, मुसलसल। तो कुछ बच्चों के लिए वो डेंजरस होता है कि हमें ऐसे कोई हम अभी तक तो हमारे सामने, क्योंकि ये कोई इतनी फ्रीक्वेंट चीज़ नहीं है, लेकिन वो जो स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर एक बार मुसलसल एक प्रेशर, आप रोज़ बच्चे को वॉकर में डाल रहे हैं, रोज़ उसकी रीढ़ की हड्डी पे प्रेशर पड़ता रहता है, तो बच्चे का जो फाइनल जो उसकी हाइट होती है उस पर फ़र्क पड़ता है, बच्चे की हाइट। क्योंकि ये चीज़ जो है वो हम देख नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते। उसकी हाइट पे फ़र्क पड़ता है, उसकी स्पाइनल कॉर्ड पे फ़र्क पड़ता है, और उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट जिसकी वजह से ये बैन हुआ था वो ये था कि अगर बच्चा अगर आपके घर में सीढ़ियाँ हैं या आप वैसे वो सहन में है, तो उसको वॉकर को किसी भी चीज़ अगर ठोकर लगती है और बच्चा वॉकर में है, आप ज़ाहिर है वो अपने आप को संभाल नहीं सकता, वो वॉकर को नहीं संभाल सकता, अपने आप को नहीं संभाल सकता, और अगर वो गिर जाता है और ऐसे में उसके सर पर चोट लगती है तो ये जानलेवा भी साबित हो सकता है इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से। तो इस एज में सर पर चोट लगना जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। इसलिए वॉकर का इस्तेमाल जो है उसको हम बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करते, बल्कि मैंने आपको बताया जैसे कि ये बहुत ज़्यादा यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका और कनाडा में बैन है। इसलिए आप इस बात पे परेशान ना हो कि अगर आपने वॉकर में बच्चे को डाला होता तो वो जल्दी चलना स्टार्ट कर देता।
इसके अलावा वेट, कुछ बच्चे जो हैं वो बहुत दुबले पतले होते हैं लेकिन बहुत एक्टिव होते हैं, तो आसपास जो है वो लोग इस बात पे भी बहुत ज़्यादा बहस चलती है कि ये तो बहुत पतला है, ये खाता पीता ठीक नहीं है, लेकिन वो बच्चा जो है वो सबसे तेज़ होता है, सबसे ज़्यादा वो तेज़ दौड़े लगा रहा होता है। तो ये वेट का जो है वो इस बात पे नासिर नहीं है कि जिस बच्चे का वेट जो अच्छा होगा वो एक्टिव भी ज़्यादा होगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, हर बच्चा अपने आसपास जो घर का माहौल, जो उसकी जो बच्चे को जिस तरह का तरबियत मिलती है शुरू से, उसका नेचुरल रिएक्शन भी उससे डिफरेंट होता है। तो वेट का कम या ज़्यादा होना सिंपली हम नहीं इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बच्चा जो है वो उसमें कोई डेफिशिएंसी या कोई हेल्थ प्रॉब्लम है। जब बच्चा एक्टिव है तो बिल्कुल आप इस बात में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रेगुलर व्यूअर हैं सायरा नदीम साहिबा, वो पूछ रही हैं कि मेरी बेटी की एज 7 इयर्स है, उसकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, स्किन पे एक्जिमा हो जाता है, रैशेस से हो जाते हैं। जब लेक्जिमा क्रीम लगाती हूँ जो कि डॉक्टर ने सजेस्ट की हुई है, तो उस जगह से रैश तो ठीक हो जाते हैं, बट स्किन बहुत ब्लैक हो जाती है, जैसे जली हुई हो। जिस जिस एरिया पे क्रीम लगाती हूँ बहुत डार्क हो जाता है। प्लीज़ उसके लिए कोई अच्छी सी क्रीम सजेस्ट कर दें कि उसकी स्किन एक टोन की हो जाए वापस। स्किन बहुत ड्राई है, ख़ास तौर पे नेक एंड चिन, और अपर लिप्स का एरिया बहुत ड्राई है। कोई लोशन या क्रीम सजेस्ट कर दें तो इजीली फार्मेसिया से मिल जाए एंड उसकी ड्राइनेस ख़त्म हो जाए। एंड कोई ऐसी क्रीम भी सजेस्ट कर दें जो डार्क एरियाज़ पे लगाऊं तो वो सही हो जाए। थैंक्स इन एडवांस। सायरा, आपने बताया जैसे कि आपकी जो 7 इयर्स आपकी बेटी की एज है, उनकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, उनको एक्सेमा का प्रॉब्लम है और उनकी ड्राइनेस भी बहुत ज़्यादा है। तो उसमें आपने मुझे क्रीम का नाम दिया लेक्सेमा। लेक्सेमा जो है एक स्टेरॉइड क्रीम है। क्रीम तो अच्छी है लेकिन ऑब्वियसली उसकी वजह, जैसे आप बता रहे हैं कि उसके लगाने की वजह से उनकी स्किन जहाँ जहाँ आप लगाती हैं वो बहुत काली हो जाती है। तो उसके लिए भी आपने मुझसे कोई पूछी है, क्रीम पूछी है ताकि स्किन एक टोन की हो जाए, और स्किन ड्राइनेस के लिए भी आपने क्रीम पूछी है। तो जहाँ तक एक्सेमा का ताल्लुक है, जो बच्चे की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है उसमें एक्सेमा, रेडनेस फ्रीक्वेंट है, उसकी वजह से आप स्टीरॉइड से आप क्रीम यूज़ करती हैं तो वो ठीक तो हो जाता है, लेकिन ऑब्वियसली वो प्रॉब्लम परसिस्ट करता है। उसके अलावा आप न्यूट्रासोना, एक ऑब्वियस न्यूट्रासोना भी एक स्टीरॉइड क्रीम है, वो यूज़ कर सकती हैं देखने के लिए कि ये मे बी उसको ज़्यादा सूट करे। और जहाँ तक ताल्लुक है कि स्किन उनकी वहाँ से काली हो जाती है, वो मसला है हाइपर पिगमेंटेशन का, तो उसके लिए आप फार्मेसी से ऊसेरिन एंटी पिगमेंट FPS 30 जो है वो यूज़ कर सकती हैं। मैं एक दफ़ा फिर दोहरा देती हूँ आपके लिए नाम, ऊसेरिन एंटी पिगमेंट FPS 30 आप यूज़ कर सकती हैं ताकि उनकी जो स्किन जो डिफरेंट टोन्स की हो चुकी है वो एक टोन में हो जाए, ये आपको इजीली अवेलेबल होगी। और ड्राइनेस के लिए आप सेटाफिल जो है बहुत ज़्यादा हम बच्चों में यूज़ करते हैं, पीडियाट्रिक्स में बहुत ज़्यादा कॉमन ये क्रीम है। मे बी इस क्रीम से उसकी ड्राइनेस पे भी फ़र्क पड़े। आप सबसे पहले आप जानने की कोशिश करें कि एक्सेमा का उसको मसला क्यों है, क्या उसको कोई एलर्जी है, उसकी इन्वायरमेंटल कोई पोलन या कोई भी किसी और चीज़ की वजह से एलर्जी है या किसी खाने की वजह से है। तो अगर आप उसकी कॉज पे ज़्यादा ध्यान देंगी तो ये मसला जल्दी हल हो जाएगा, क्योंकि क्रीम लगाने से वक्ती तौर पर तो आराम आ जाएगा, लेकिन बहरहाल एक्सेमा जो है वो रहेगा। हमारी एक सब्सक्राइबर, बहुत रेगुलर और अच्छी सब्सक्राइबर जो हैं वो पूछ रही हैं कि मेरी बेटी का नाम इशाल है और उसको मैं फार्मूला से फ़्रेश दूध लगाना चाहती हूँ। तो उस बारे में मैं पूछना था कि जब लास्ट टाइम मैंने उसको नंबर 1 से नंबर 2 पे किया था तो पूरा मंथ उसको मोशन ही लगे रहे थे। तो आप बता दें प्लीज़ वो मैं कैसे उसको चेंज कर सकती हूँ, या दूध चेंज करने का क्या प्रोसेस है, मोशन लगने की क्या वजह है, और ज़रा इस बात पे थोड़ी सी आप जो है वो उनको आगाही दे दें। जी, आपकी बेटी इशाल, जो आपने बताया कि आप फार्मूला मिल्क से फ़्रेश मिल्क यूज़ करवाना चाह रही हैं, और आपने जब नंबर 1 मिल्क जो वो दे इनिसी होता है, जब आप उससे नंबर 2 यानी कि जो यहाँ पे से क्रेसिमिएंतो जिसको कहते हैं ग्रोथ का, वो आपने जब शुरू किया था तो बच्चे को मोशन डायरिया का मसला हो गया था। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप देखें कि आप बच्चे को मिल्क कौन सा सूट कर रहा है। आप यूज़ कर सकती हैं इन्फा मिल्क कम्फर्ट
प्ले मिल्क कम्फोर्ट, ये दोनों मिल्क जो हैं बच्चे को ये प्रिवेंट करेंगे। आई थिंक इससे ये कि आप यूज़ करेंगी तो वो बेटर होगा और उसका डायरिया का मसला रिजॉल्व हो जाएगा। नेस्ले जो है, नेस्ले नदीना जो मिल्क है, ये बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन करता है। जिन बच्चों को कॉन्स्टिपेशन होती है हम उनको ये रिकमेंड नहीं करते, लेकिन क्योंकि आपका मसला है वो टोटली डिफरेंट है, यानी कि उसको लूज मोशन हो गए थे, तो आप नेस्ले का भी मिल्क यूज़ कर सकती हैं। फ्रेश मिल्क आप स्टार्ट कर सकती हैं फ्रॉम 1 ईयर। तो जब अगर आपकी बेटी की एज 1 ईयर है या वो होने वाली है 1 साल की, तो आप फ्रेश मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर सैरिश साहिबा बिनते हवा साहिबा पूछ रही हैं, मुझे डॉक्टर सैरिश गुल से ये पूछना है कि मेरी बेटी माशाल्लाह 3 मंथ्स 10 डेज़ की हो गई है। पहले बिल्कुल ठीक फीड करती थी, मदर फीड एंड टॉप फीड दोनों, लेकिन अब 7 to 8 दिन से फीडर को बिल्कुल भी मुंह नहीं लगा रही। जबकि मैं इसे देना चाहती हूँ, बाहर गई मैं मदर फीड नहीं करा सकती और डॉक्टर को चेक भी करवाया, गला बिल्कुल ठीक है। मैं बहुत अपसेट हूँ, इसकी क्या वजह है? बिनते हवा, आपका जो क्वेश्चन है ये भी बहुत फिकर क्वेश्चन है। जो बच्चा मिल्क फीड सॉरी मदर फीड पे होता है, वो बच्चा फीडर नहीं लेता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ऑब्वियसली टेस्ट डिफरेंट एंड मदर कांटेक्ट की वजह से बच्चा फीडर जो है उसको कॉन्टीन्यूसली रिफ्यूज़ करता है। उसकी ज़ाहिर है उसके अलावा तो कोई भी ऐसी कोई टेक्निक नहीं है कि आप बार बार बच्चे को इंसिस्ट करें, बार बार बच्चे को फीडर दें, उसको देने की कोशिश करें। लेकिन फीडर आप ऑब्वियसली उस वक्त दें जब बच्चे की भूख कम हो, जब बच्चे की भूख बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर दे, जब आप इंतज़ार करें कि जब बच्चा बिल्कुल निढाल हो जाएगा, तब आप उसको फीडर देंगी, तो ऑब्वियसली फीडर उस वक्त बच्चा रिफ्यूज़ करेगा। तो फीडर आप ऑब्वियसली आपको तब देना चाहिए जब बच्चे की भूख जो है वो एक नॉर्मल स्टेट में हो, और तब वो उसको एक्सेप्ट करे। अदरवाइज़ दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, एक मुश्किल चीज़ है। तो इसमें तो हर बच्चे को आप को ट्रेन करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली इसमें इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ रेकमेंड नहीं कर पाऊँगी। डॉक्टर साहबा मोहम्मद उमर साहब ने पूछा है टू आस्क टू डॉक्टर दैट माई सन इज़ 3.5 years. He sleeps very less, only 8/24. He sleeps at night very late, like 2 or 3 a.m. and awakes at 10 to 11 a.m. But if he sleeps in daytime only for 1 hour, then he doesn't sleep in whole night till morning. He doesn't go to school yet and screen time is about 3 to 4 hours. What may be the reason and solution, please? मोहम्मद उमर का कि उनका 3.5 ईयर्स का बेटा है जो सोता नहीं है, रात को बहुत लेट 3 AM 4 AM तक, और सुबह फिर 10 बजे जाग जाता है। तो एक तरफ तो आपको इस बात में ऑब्वियसली ये पेरेंट्स के लिए बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, लेकिन आपका बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव है। इस एज में 2 साल से 3 साल की जो उम्र है, इसके दरमियान में बच्चों में एक स्लीप रिग्रेशन होती है। स्लीप रिग्रेशन क्या है? स्लीप रिग्रेशन उस चीज़ के अमल को हम नाम देते हैं जिसमें बच्चा एक्टिवली अपने आसपास की चीज़ों को सीख रहा होता है। अपने मुशाहिदे में उसका ब्रेन है वो 70% तक इंक्रीज़ होता है। जैसे कुछ बच्चों में जो है जो नया बच्चा चलना शुरू करते हैं, तब बच्चे बहुत कम सोते हैं, क्योंकि बार बार उनका वो एक्टिविटी करने का दिल करता है। या कुछ बच्चे जो हैं वो जिस तरह कार्टून्स करेक्टर को देखते हैं, खुद बच्चे उसको इमिट करने की, उसको फॉलो करने की, बिल्कुल वैसा ही करने की कोशिश करते हैं। तो उनका सोने का दिल नहीं करता। अपने आसपास की वो जो एक्टिविटीज़ जो देखते हैं, उनका बार बार वही चीज़ दोहराने और करने का दिल करता है। और सबसे जो लेस इंटरेस्टिंग उनके लिए चीज़ होती है वो होता है स्लीपिंग। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम है। तो इसमें मैं आपकी हेल्प या रिकमेंडेशन में आपको यही दे सकती हूँ कि आप बच्चे की जो रूटीन है वो तो आई एम श्योर आपने सेटल करने की उसको कोशिश की होगी, लेकिन अभी तक आपको उसमें कोई खास कामयाबी नहीं मिली। तो बच्चा स्कूल जब जाएगा तो ये उसकी जो रूटीन आहिस्ता आहिस्ता से ठीक हो जाएगी। अभी जो क्योंकि वो चीज़ें सीख रहा है और नई नई बातें उसको रोज़ पता चलती हैं, तो उसको सोने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसको सिर्फ़ और सिर्फ वो एक्टिविटीज़ बार बार करने में इंटरेस्ट है। अनीला जवाद ने पूछा है, इस्लाम माई सन इज़ 4.8 years old. His teeth started decay when he was almost 2 years old. I consulted to doctors. They said nothing can be done to this decay. Don't worry, new teeth will be okay. Sometimes he feels toothache too.
Whenever I contacted to doctors, they said give him ibuprofen and that's it. टीथ डिस्ट्रक्शन का जो मामला है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो क्यों इम्पॉर्टेंट है कि हम अब बढ़ते हुए केसेस हम देख रहे हैं कि बच्चों में कीड़ा लगने का, दांतों में कीड़ा लगने का जो सिलसिला है बहुत बढ़ता जा रहा है। उसकी मेन वजह जो है वो हमारे पेरेंट्स का जो रवैया है फूड की तरफ, आई एम सॉरी टू से, वो बहुत केयरलेसनेस हो गई है उसमें। क्यों? हम बच्चों को, बच्चा भी मुश्किल से 7-8 महीने का ही हो रहा था तो हम उसको चिप्स भी दे रहे थे, हम उसको टॉफ़ीज़ भी दे रहे हैं, हम उसको सॉफ्ट ड्रिंक्स दे रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स दे रहे हैं, जूसेस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। इन सब चीज़ों में शुगर कंटेंट वेरी हाई। दिस शुगर कंटेंट हाई होने की वजह से बच्चों के जो टीथ हैं सेंसिटिव होते हैं इस एज में, और वो कीड़ा आसानी से लग जाता है। इस एज में जो बच्चों में कीड़ा लगे, वो नए दांत आने के बाद भी वो मसूड़ों में इन्फ्लेमेशन की वजह से अंदर तक कीड़ा जो है वो लग जाता है, और नए दांत भी जब आते हैं तो उनमें कीड़ा लगा होता है। जो इसका जो प्रॉब्लम है ये बहुत ज़्यादा बच्चों में बढ़ता जा रहा है, और उसकी मेनली कॉज यही है कि हम बच्चों को ऐसी चीज़ें देते हैं जिसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। बच्चों का पहला दांत, ये मैं आपको बात बता रही हूँ कि बच्चों का जो पहला दांत आए तब से ही टूथ ब्रश करना, बच्चों को पेस्ट के साथ आपने उसको ब्रश करना है। डेंटल हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ कि बच्चों का टूथपेस्ट कैसा होना चाहिए। ये देखें, ये मैं अपनी बेटी के लिए यूज़ करती हूँ। इसमें क्या खास बात है, इसमें ये बच्चों के लिए स्पेशल टूथपेस्ट है जिसमें आपने पीछे पढ़ना है, आपने देखना है, शायद आपको यहाँ पे वीडियो में नज़र ना आए, जिसमें 1000 ppm हो। आई एम नॉट श्योर अगर आप देख सकते हैं। 1000 ppm फ्लोराइड, यानी कि इसमें इतनी जो मिकदार है फ्लोराइड की 1000 ppm हो, तो वो आपने पेस्ट जो इजीली अवेलेबल है, ये आपने पेस्ट खरीदें और आप बच्चों का पहला दांत जो ही आए तो बच्चों को ब्रश करवाएं इस पेस्ट से, ताकि उनको जो कीड़ा लगने का जो मसला है और जो बच्चों की दांतों की हेल्थ है उसको आप प्रिजर्व कर सकें। मीरहा शहजादी ने पूछा है कि बच्चे हर वक्त मुंह से बबल्स क्यों निकालते रहते हैं, राल क्यों टपकती रहती है। मेरा बच्चों की राल टपकना या बबल्स जिस तरह बता रही है बच्चे बनाना टिल 3 to 4 months इज़ नॉर्मल, एंड इट्स बिकॉज बच्चों के दांत निकल रहे होते हैं, बच्चे दांत निकाल रहे होते हैं, इचिंग की वजह से वो ऐसा करते हैं, तो इट इज़ नॉर्मल एंड दिस आफ्टरवर्ड्स ये ठीक हो जाएगा। आई थिंक आई हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस। मैंने आप सब लोगों के क्वेश्चंस जो हैं वो अपनी डायरी में लिखे हुए थे। आई थिंक आई हैव आंसर्ड ऑल ऑफ देम। आई होप ये आप सबके लिए यूज़फुल होंगे, और फिर इंशाल्लाह आपसे फिर किसी और सेशन में मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। तो जी नाजरीन, हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर सैरिश गुल साहिबा, जिन्होंने बहुत अच्छे से आप सब लोगों के सवालात के जवाबात दिए हैं। उन्होंने हर चीज़ एक्सप्लेन की है, तो उम्मीद करती हूँ आपको फ़ायदा हुआ होगा, और इंशाल्लाह आपके सबके बच्चों को अल्लाह ताला तंदुरुस्ती से दे, लंबी ज़िंदगी दे। आइंदा भी हम डॉक्टर सैरिश गुल को इनवाइट करते रहेंगे, उनके साथ मज़ीद जो सेशंस हैं वो करते रहेंगे, बच्चों के हवाले से, बच्चों की सेहत के हवाले से। तो आप मेरे चैनल को फॉलो करते रहें, और इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो बनाने तक अल्लाह हाफ़िज़।